नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे सभी प्रश्न जो आरएस प्री की पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब जब सामान्य विज्ञान की बात चल रही है तो ये आपकी जितनी भी परीक्षाएं, आगामी परीक्षाएं, उन सब में काम आने वाली है, क्योंकि जहाँ जहाँ सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी इनमें से ही प्रश्न उठ के आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हर परीक्षा में क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना ली थी अपने आरएस प्री परीक्षाओं की। ठीक है, तो ये है आज आरएस प्री 2013। एक और वीडियो बना चुके हैं हम आरएस प्री 2013 से संबंधित। वो इस 2013 के अंदर 2 पेपर हुए थे इसमें आरएस प्री के अंदर। ठीक है, तो ये अपना दूसरा पेपर है उसका, और इसके सामान्य विज्ञान के प्रश्न ये रहे आपके सामने। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म तकनीकी संबंधित है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है या अति सूक्ष्म तकनीकी है वो किससे संबंधित है? अपने ऑप्शन देखिए, परमाणु एटॉमिक अभियांत्रिकी से, कार्बन अभियांत्रिकी से, और सूक्ष्म जीव विज्ञान से, सूक्ष्म भौतिकी से। अब सीधी सी बात है, अति सूक्ष्म पदार्थ है। ठीक है, अति सूक्ष्म जो तकनीक है वो किससे संबंधित होगी? ऐसी चीज़ों से जो हमें दिखाई ना दे, अति सूक्ष्म हो, बहुत छोटी हो। तो उनमें क्या आ जाता है? देखो, परमाणु क्या होता है? बहुत छोटा होता है। परमाणु पदार्थ का वह कण जो सबसे छोटा हो, जिसको बाद में विभाजित नहीं किया जाए। ठीक है, उसे महर्षि कणाद ने ये बात बताई थी परमाणु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो किससे संबंधित होता है? परमाणु अभियांत्रिकी से संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, इसमें क्या है, इन कथनों को हमें पढ़ना है और इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। इसके ऑप्शन अपने पास ये रहे। तो अब बढ़ते हैं पहले कथन की तरफ। तो देखिए, अति सूक्ष्म तकनीकी नैनो टेक्नोलॉजी नैनोमीटर पैमाने पर आधारित होती है। भाई कोई चीज़ है, छोटी चीज़ है, उसको देखने के लिए ऐसे थोड़ी हम बड़ा वाला वो पैमाना लेके नाप लेंगे। भाई जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही उसके लिए मीटर भी कैसा होगा? अति सूक्ष्म, यानी कि नैनोमीटर पैमाना। तो ये बात क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, देखो अगले कथन की तरफ। अति सूक्ष्म पदार्थ नैनो मटेरियल, जो अति सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, उनकी विशेषता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात की जाती है। सीधी सी बात है, अगर किसी छोटे पदार्थ की हमें विशिष्टता जाननी है, गुण जानने हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात की जाएगी। ये बात भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु से भी क्या होता है? उसके अंदर चक्कर लगाता है, आप सब जानते हैं, परमाणु के अंदर। आगे देखिए, अति सूक्ष्म पदार्थों नैनो मटेरियल के संश्लेषण की भौतिक तकनीक प्लाज्मा सिंथेसिस होती है। अभी प्लाज्मा सिंथेसिस क्या होती है? ये होती है कि एक ऐसी भौतिक विधि है जिसके माध्यम से धातुओं के क्या किया जाता है? चूर्ण किया जाता है। किसकी वजह से? बाष्पीकरण और संक्षेपण की प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, किस में परिवर्तित किया जाता है? नैनो पाउडर के रूप में, यानी कि बहुत महीन पाउडर के रूप में ये प्लाज्मा सिंथेसिस धातुओं को क्या करती है? नैनो पाउडर के रूप में बदल देती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखो कौन कौन से सही हो गए। तो ये तो गलत हो गया अपने पास, तीसरा वाला, अति सूक्ष्म पदार्थों के संश्लेषण की भौतिक तकनीक प्लाज्मा सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों अपने सही हैं। अति सूक्ष्म तकनीकी नैनोमीटर के पैमाने पर आधारित होती है, ये बात सही है। और अति सूक्ष्म पदार्थों की विशिष्टता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात की जाती है, ये बात भी सही है। तो कौन कौन से सही हैं अपने? 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है केवल 1, यहाँ लिखा हुआ है केवल 3, यहाँ लिखा हुआ है केवल 1 और 2, और 2 और 3 अगले में। तो अपना सही हो गया 1 व 2, ये वाला, यानी कि से ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार एवं अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित लघु ग्रहों की खोज की जा सकती है, ऐसा कहने वाले जो पहले महान शख्स थे उसका नाम है केपलर। कौन थे? केपलर। ठीक है, कि यह है नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार एवं अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित लघु ग्रहों की खोज की जा सकती है, वह है, देखो केपलर ने बताया था कि जो सूर्य बीच में है और ग्रह उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, ऐसे कुछ बताया था उन्होंने। ठीक है, और नासा का प्रथम मिशन कौन सा है ये उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये किसके नाम पर रखा गया है? केपलर के बारे में।
ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा केपलर। और इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बेल्सर, हुबल, कोसिनी और केपलर। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? केपलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम आनुवंशिकीय रूपांतरण डेयरी बछड़ी को नाम दिया गया है। इनमें से ये प्रश्न दूसरी बार आया है RS प्री की ही परीक्षा में। तो देखिए, इसमें डॉली है, जॉली है, लेक्स है और रिवर्स है। तो इसमें जो बछड़ी का नाम है वो क्या था? लेक्स। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये है 5वें नंबर का। तो पहला है, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को एक साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पेज पर एक ही सवाल आया है, देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे स्टार्ट हो चुके हैं बड़े बड़े सवाल आने। तो देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं रोग के नाम और दूसरे में दे रखे हैं उस किससे होता है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला है धोबी इच। धोबी इच जो रोग होता है ये होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टीनिया क्रूरिस। क्या बोला जाता है? टीनिया क्रूरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जननांगों के भीतर, जांघों के भीतर, मतलब खुजली वगैरह ऐसे कुछ फफूंदी की वजह से होता है। किसकी वजह से? फफूंदी, यानी कि कबक की वजह से। अंदर जैसे ऐसे लोग जो कसे हुए कपड़े पहन लेते हैं, कसे हुए कपड़े पहन लेते हैं, उनको ज़्यादातर ये बीमारी होती है, क्योंकि कसे हुए कपड़े क्या है, नमी को बाहर नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से ये रोग होता है। और नमी उनके अंदर रहकर क्या करती है, मतलब खुजली वगैरह, जलन ऐसा कुछ पैदा कर देती है। आपने सुना भी होगा, बहुत से लोगों की लग जाती हैं यहाँ पर ऐसा ही। ठीक है, तो वो किस वजह से होती है? नमी की वजह से होती है। तो इसमें जो धोबी इच है वो किसकी वजह से हो गया? कवक की वजह से। फफूंदी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फफूंदी। कवक क्या होती है? एक प्रकार की फफूंदी भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले उसको देखिए, मलेरिया। मलेरिया के बारे में सब जानते हैं। मलेरिया रोग क्या होता है? ये एक मच्छर है, कौन सा? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर की वजह से फैलता है। और ये प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से भी होने वाला एक रोग है। संक्रमित मच्छर के काटने की वजह से भी ये होता है। मलेरिया की गंभीरता प्लाज्मोडियम की प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, गंभीरता की वजह से इसको देखा जाता है। आगे देखिए, तो मलेरिया किसकी वजह से हो जाता है? यहाँ पर जीवाणु की वजह से। ठीक है, नहीं, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। सॉरी, किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। हम पढ़ भी चुके हैं इसको अभी। आगे बढ़ते हैं अपना अगला रोग है निमोनिया। निमोनिया आपने ज़्यादातर बच्चों में देखा होगा। बच्चों में होने वाली एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। तो आपने सुना होगा ना, इसके फेफड़ों में क्या भर गया? पानी। तो फेफड़ों में क्या भर जाता है? इसमें पानी। इस प्रकार से क्या होता है, इसको खांसी आती है। समझ में आई बात? छोटे बच्चों में और बड़े बूढ़े लोगों में ये बीमारी होती है निमोनिया की। और जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण होता है जीवाणु। समझ में आ गई बात? किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से। और इस रोग का जो नाम है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फेफड़े इनके वजह से हो रहा है ना ये, तो इसको एक नाम भी दिया गया है, फुसफुस प्रदाह। ठीक है, फुसफुस प्रदाह रोग भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मम्पस। इसको बोलते हैं गलगंड। क्या बोलते हैं? गलगंड। ये गले में होने वाला रोग है। और ये किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से। किसकी वजह से? विषाणुओं की वजह से। तो पहले में आ जाएगा अपने पास, पहले में आ गया नंबर 4 इस प्रकार से। तो पहले में देखो नंबर 4, ये ऑप्शन तो अपने हो गए गलत। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में अब देखो मलेरिया में कौन सा आ जाएगा? मलेरिया में आ रहा है अपने पास प्रोटोजोआ, यानी कि 3 नंबर। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं, देखो निमोनिया। निमोनिया किससे हो रहा है? जीवाणु से। तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, देखो मम्पस यानी गलगंड रोग किससे होता है? विषाणु की वजह से। तो ये विषाणु को अंग्रेजी में वायरस बोला जाता है। तो अपने पास कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इस सवाल का। तो आगे बढ़ते हैं अपने 6वें सवाल की तरफ। अपने अगले सवाल की तरफ देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं, इन पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विटामिन पोषकों का ऐसा वर्ग है जिनका मानव द्वारा जैव संश्लेषण नहीं
किया जा सकता विटामिन ए व डी को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं। ये हमें कथन पढ़ लिए, ठीक है। तो अब देखिए जल में घुलनशील वाले, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं बी व सी, ठीक है। और विटामिन जो बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं, ये गलत है। ये होते हैं जल में घुलनशील बी व सी। और ए बी सी डी ई और के, ये 4 विटामिन जो होते हैं ये घुलनशील होते हैं किसके अंदर, वसा में घुलनशील, वसा में। तो देखो जल में कौन से घुलते हैं, बी व सी, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो ही गया, सही है। आगे देखो विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी ई के वसा में घुलनशील, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ना कि बी और सी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं। विटामिन पोषकों का ऐसा वर्ग है जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता विटामिन ए व डी को छोड़कर। ये बात बिल्कुल सही है। मानव अपने अंदर देखो, जिनका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता विटामिन पोषकों का ऐसा वर्ग है। कौन कौन से विटामिन है इसमें, विटामिन ए व डी को छोड़कर, ए व डी को छोड़कर मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता और किसी विटामिन का। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें ये बात सही है ए, और ये ब और से क्या है, गलत है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन सही होगा केवल, इसको पेन को चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कौन सा आंसर अपना सही बैठ रहा है। ये हो गया आंसर नंबर ए अपना सही हो जाएगा कि केवल ए क्या है यहाँ पर, सत्य है। ये सत्य बात है। आगे बढ़ते हैं अगले। देखिए कथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन में क्या दिया गया है कि कोयला आधारित तापीय ऊर्जा गृह अम्लीय वर्षा हेतु योगदान देते हैं। जो अम्लीय वर्षा होती है उसको मैं बता देता हूँ कि वो किसकी वजह से होती है, कि जो कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों की वजह से जो धुआं निकलता है, समझ में आ गई बात, वो धुआं वायुमंडल में जाकर उसमें मिल जाते हैं, उसके कण धुएं के साथ जो कण आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे इसके जहरीले कण जो होते हैं वो वायुमंडल में जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो वर्षा होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। आगे बात समझ में। आगे देखिए कारण है इसका, जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ये बात तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, लेकिन इसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो जाती है, ये बात सही नहीं है। समझ में आ गई बात। अम्लीय वर्षा के लिए मैंने बताया था NO2 और SO2, ये ज़्यादातर इसके लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है। तो देखो कथन और कारण वैसे क्या हैं, ये दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो हमारे पास देखो कथन व कारण ये दोनों सही हैं, कारण आर कथन का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात सही है ना, ये बात सही है। उसके बाद देखिए कथन ए सत्य है तथा कथन आर असत्य है, ये गलत है। कथन ए असत्य है तथा कारण आर सत्य है, ये बात भी गलत है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, कथन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले 9वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी हैं। मतलब हमें ये बताना है कि कौन कौन सी गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव हेतु उत्तरदायी हैं। इसमें देखिए अपने पास गैस दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें बताना है कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो देखिए जो हरित गृह प्रभाव होता है वो क्या होता है। हरित गृह प्रभाव के बारे में हम जानते हैं कि किसी ग्रह या उपग्रह पर के वातावरण में मौजूद कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो उसके तापमान को, जैसे अपना तापमान है पृथ्वी के, उसको और अधिक गर्म बनाने का क्या करती हैं, वो मदद करती हैं। आगे बात समझ में।
यानी कि किसी ग्रह और उपग्रह पर जो तापमान होता है उस तापमान को और अधिक गर्म बनाने का क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो कौन कौन सी गैस होती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें जलवाष्प होती है और मीथेन गैस होती है। ठीक है, ये 3-4 गैसें होती हैं। तो देखो यहाँ पर जलवाष्प तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन नहीं होती। किसके लिए? हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए सही है, बी सही है, ये स गलत है, ये द गलत है। तो ए और ब दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर है। आप समझ गए हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव होता है किसी ग्रह के तापमान को, है ना, और अधिक गर्म बनाने में जो गैसें मदद करती हैं वो ये गैसें हैं। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के बारे में ये कहा है। इसमें कथन ए और कथन आर, इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, असत्य है, या दोनों ही सही हैं। ठीक है, और वो उसकी सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो देखो, कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित कराकर उत्पन्न की गई है। गला सूख गया पानी के लिए। कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित कराकर उत्पन्न की गई, ये बात क्या है? ये कथन सही है बिल्कुल। जो कीट प्रतिरोधी होती है ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित कराकर उत्पन्न की गई, ये बात सही है। उसके बाद देखिए, बीटी जीन कीटों से प्राप्त की गई है, ये बात गलत है। यहाँ देखो ऊपर क्या लिख रहा है? कीट प्रतिरोधी। अगर पहली बात सही है तो ये दूसरी कैसे सही हो सकती है? कीटों से प्राप्त की गई। समझ में आ गई बात? कीट प्रतिरोधी होती है कौन? बीटी जीन, और ये कपास से प्राप्त की गई है। ठीक है, कपास में जीन प्रवेशित करवाकर उत्पन्न की गई है। कौन? कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी। ठीक है, तो बीटी जीन जो होती है वो कीटों के लिए क्या होती है? विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली होती है। तो ये कथन तो क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। ये आर वाला और ए वाला क्या है? सही है। तो पढ़ते हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। कथन ए कथन आर दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। कथन ए सत्य है और तथा कारण आर असत्य है, ये बात यहाँ क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कथन ए असत्य है तथा कारण आर सत्य है, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर अपना सी या से वाला कथन क्या है? सत्य है तथा कारण क्या है? असत्य। ये सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइफॉस्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रित फसल, ग्लाइफॉस्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रित फसल राउंड अप रेडी में रूपांतरित जीन होती है। राउंड अप रेडी में रूपांतरित जीन कौन सी है? इनमें से बताना है। तो इनोल पायरुविक थर्ड फॉस्फेट ट्रांसफेरेज एंजाइम के लिए, इनोल पायरुवाइल सिकिमेट थर्ड फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के लिए, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंजाइम के लिए और फॉस्फोइनोल ट्रांसफेरेज एंजाइम के लिए। तो इनमें से कौन सी जो जीन रूपांतरित होती है वो किस एंजाइम के लिए होती है? इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, इनोल पायरुवाइल सिकिमेट थर्ड फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के लिए। देखो, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अपने पास सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये रही और इसके कूट हैं इस प्रकार से ये रहे। तो देखो, इसमें जो सबसे पहले है एरोमीटर। एरोमीटर देखिए किसके, एरोमीटर जो होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है जो हवा और गैसों के घनत्व को मापता है। किसको मापता है? हवा और गैसों के घनत्व को मापता है। तो देखो इसमें से कौन सा जाएगा? एरोमीटर। ये रहा गैस घनत्व, वायु भार मापन। तो इसमें आ जाएगा पहले में 5वां। अब बढ़ते हैं हम अपने अमीटर की तरफ। अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा का मापन करता है। किसका? विद्युत धारा के मापन के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नंबर 3। तो इसमें हो गया, पहले में तो हो गया 5 और बी में हो जाएगा तीसरा। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वो आता है तात्कालिक हवा की जो गति है, जो हवा जिस गति से बह रही है उसको मापने के काम में कौन आता है? एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर काम आ गया इसमें।
विद्युत पवन धारा देखिए आ गई पवन धारा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। आल्टीमीटर, आल्टीमीटर जो होता है वो विमान अपन ऐसे सोच सकते हैं, जो ये है ऊंचाई, ये लट्ठे होते हैं लाइट वगैरह के तार जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या करता है, वातावरण घटाता है, ठीक है। तो अल्टीमीटर किसके लिए हो जाएगा, ऊंचाई मापन के लिए। अल्टीमीटर किसके लिए हो गया, ऊंचाई मापन के लिए। तो कौन से ऑप्शन बन रहा है अपने पास, देखिए ए का हो जाएगा अपने पास 5वां, तो ए में 5 आ रहे हैं, ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे अपने गलत, ये इन दोनों को देखते हैं। अब आगे चलते हैं। बी में हो जाएगा तीसरे नंबर का, तो बी में हो गया तीसरा नंबर, यानी कि सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखते हैं सी में, सी में क्या है, देखो एनीमोमीटर, सी में एनीमोमीटर के लिए क्या है, चौथा, तो ये एनीमोमीटर के लिए क्या आ गया, चौथा आ गया। और द में क्या है, द में है पहला ऊंचाई मापन, ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, कथन और कारण से संबंधित है। रोगी वाहन के सामान्य अक्षरों को इस प्रकार से उल्टे क्रम के रूप में लिखा जाता है, और कारण है इसका दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण होता है। और देखो दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, ठीक है। अब इसके कथन और कारण ये पूछे हैं, तो देखो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं ढंग से। रोगी वाहन कहते हैं हम एम्बुलेंस को, किसको, एम्बुलेंस को। सामान्यतः अक्षरों को उल्टे रूप में लिखा जाता है। उल्टे रूप में क्यों लिखा जाता है, इसका कारण है ये, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, पार्श्वीय उत्क्रमण। यानी कि आपने जब अपने आप को दर्पण में देखा होगा, तो आपके जो सीधा हाथ है वो क्या दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि ये उल्टा है। उल्टा हाथ क्या लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये क्या है, सीधा है। तो उसमें क्या दिखाई देते हैं, अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं, किसमें, शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर, ठीक है। तो एम्बुलेंस पे आगे की तरफ ये उल्टे क्रम में लिखे हुए होते हैं, उल्टे, जिससे दर्पण में देखने पर सीधे दिखाई दें और पीछे मतलब आ रही है एम्बुलेंस का पता लगे। जो ड्राइवर वगैरह होते हैं उनके जो शीशे से पीछे की तरफ देखते हैं, उनको पता लग सके कि क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। इस वजह से इनको क्या लिखा जाता है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये पार्श्व उत्क्रमण यानी कि उल्टे क्रम, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों क्या है, सही हैं। कारण और कथन का सही स्पष्टीकरण है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। घरेलू विद्युत उपकरणों पर आजकल 5 सितारों तक सितारों को अंकित किया जाता है। मतलब आजकल के जो उपकरण आते हैं, फ्रिज वगैरह, उन पर आपने एक स्टिकर चिपका हुआ देखा होगा, उस स्टिकर पर 5 स्टार बने हुए होते हैं, और स्टार के इस प्रकार से देखो ऐसे गोलाई सी में बने हुए होते हैं वो, और ये जैसे मान लो उस पर 3 स्टार है, 3 स्टार ऐसे करके एक बॉक्स सा बना हुआ होता है। तो इन पर उपकरणों के अंकित सितारे व्यक्त करते हैं कि सितारों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस पर सितारों की संख्या जितनी अधिक होगी, इनमें से कौन सा कथन सही बैठ जाता है। तो देखो उस उपकरण की उपयोग की अवधि अधिक होती है, मतलब जिस पे सितारों की संख्या ज़्यादा अधिक होगी, क्या उस उपकरण के उपयोग की अवधि अधिक होगी। दूसरा है उस उपकरण की कार्य दक्षता उच्चतर होती है, उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर होती है। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए सितारों की संख्या जितनी अधिक होती है, इसका अर्थ होता है कि उसकी कार्य दक्षता क्या होती है, उच्चतर होती है। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि उपकरण के उपयोग की अवधि अधिक होती है, तो ये कोई गारंटी नहीं है। क्या पता सामान के, मतलब जो सामान आप लेके आए, जैसे फ्रिज लेके आए, अगर उसका तार हटा हुआ, घर आते ही आपने चला के देखा, मान लो नहीं चला, तो उपयोग की अवधि अधिक कहाँ हुई, आप लेके आए थे 3 स्टार। समझ में आ गई बात। कार्य दक्षता क्या होती है, उच्चतर होती है, ये बात सही है, ये बात गलत है। और देखिए उस उपकरण की कार्य क्षमता बेहतर होती है, तो ये भी सही नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्य क्षमता बेहतर ही हो। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये थे हमारे आज के सामान्य विज्ञान के 2013 में RS प्री के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।